जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल दानवीर सिंह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको पता है डिफेंस एनालिस्ट हैं और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे लिखते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। कल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। Welcome. It's थैंक यू। always a pleasure being with you. Yeah. थैंक यू कल साहब, बहुत मेहरबानी। कल साहब, आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप भी इस पे बोले हैं कि इंडिया जो है वो जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी मंजूर नजर हो गया। जाहिर बात है, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि इंडिया की कैपेबिलिटी, जो विच आई बिलीव इंडिया इज एज कैपेबिलिटी। द सेकेंड थिंग इज के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इस तरह का शेप हो रहा है कि वो जो थिएटर है, ग्लोबल थिएटर है, वो आपके पास शिफ्ट हो गया। सो जारी बात है। सो जो जो क्वेश्चन है, जो डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये टग ऑफ वॉर है। एक तरफ आपके पुराने दोस्त रशियंस हैं जिनसे आपने 60% आपका असला आज भी रशियन पे चल रहा है। दूसरा, आप मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका आपको खींच रहा है, उधर से फ्रांस कहता है ये हमारे तादी हैं। और ये मजे की बात है, ये सारे जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स है वो इंडो पैसिफिक में आके कॉम्पीट भी कर रहे हैं। मैं आपसे जो मैं ब्रॉडर शेप बना रहा हूं सवाल की कि इंडिया अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा इस सिस्टम में। रिसेंटली जो आप रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे, वहां से शुरू करते हैं और फिर इसको अनफोल्ड करते जाएंगे। तो जब वो आए, वो आके जयशंकर साहब से मिले और सारी मीटिंग्स हुई। सो रशियंस कितने परेशान हैं कि इंडिया जो है वो ब्लॉक चेंज कर गया है। इंडिया अब वो नॉन अलाइंड नहीं रहा। इंडिया ने अपने आप को थोड़ा ग्लोबली जो है वो प्रेजेंट किया है। तो रशियंस कितने परेशान हैं इस हवाले से। और रिसेंटली आपने देखा रशिया और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की भी मुलाकातें हुई और जारी बात है इंडिया भी उसमें डिस्कस हुआ। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, इसमें एक दो बात है टू बिगिन विद। सबसे पहली बात यह है कि आपका कोई सगा नहीं होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स में। ना आपके अमेरिकी सगे हैं, ना आपका रशिया सगा है, आपका कोई सगा नहीं। आपके खुद के भी सारे सगे नहीं होते, ये भी आप मेरी बात मानेंगे। लेकिन आपको अपना ही सगा बनना पड़ेगा और फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक तजवीज बनानी पड़ेगी और अपने मुल्क की डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा। जहां तक नॉन अलाइंड की कहानी का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि ये नॉन अलाइंड ये बिल्कुल फालतू की बात है। ऐसा मेरे ख्याल से इंडिया जो है इनिशियली शायद उसने कोशिश करी होगी, बट 65 के बाद और 62 के बाद, सो टू से, ये कहने की बात है कि नॉन अलाइंड है, आई डोंट थिंक सो। इंडिया फर्मली उस टाइम सोवियत ब्लॉक के साथ था और 71 की वॉर से पहले एक पीस और फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ की थी। वो और कुछ नहीं था, इट वाज एन अलायंस, मिलिट्री अलायंस। उसकी आप उसके ऊपर वर्क कोई भी चढ़ा ले और उसको नाम कोई भी देते रहे, सो दैट्स द फैक्ट। और आज की तारीख में भी अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसकी पूरी तरह गोदी में आके बैठ जाए। तो इंडिया के साथ में एक बड़ा मसला है। इंडिया के साथ में दो तरीके से जियो पॉलिटिक्स चलती है, एक इंडिया के ईस्ट में और एक इंडिया के वेस्ट में। इंडिया के ईस्ट में डायनेमिक्स और कैलकुलेशंस अलग है, वो वेस्ट से अलाइंड है। और ईस्ट के अंदर, सॉरी, वेस्ट के अंदर वहां पे डायनेमिक्स अलग है। एक पाकिस्तान फैक्टर है, उसके अलहदा पाकिस्तान फैक्टर को छोड़ दें, उसके अलहदा भी वहां के डायनेमिक्स हमेशा से अलग रहे थे और वो अमेरिकी मफाद से तालमेल नहीं खाते थे। बट अभी वेरी रिसेंटली, इन पास्ट 4-5 इयर्स, इंडिया का जो मफाद इंडिया के वेस्ट में है और इंडिया के ईस्ट में है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में मिलता नजर आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम
वेस्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रशियन फैक्टर, और उस रशियन फैक्टर को निगेट नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। एट द सेम टाइम इंडिया को भी एक किस्म का, एक इंडिया की भी एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो ये शुरू से बैलेंस करता है। बिकॉज यू सी व्हेन यू लुक एट इंडिया, एज आई सेड, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, और नॉर्थ में तो बिल्कुल ही अलग है। तो जब दिल्ली में खड़े होके आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो आपको रशिया और चाइना नजर आते हैं। अगर आप दिल्ली में खड़े होके वेस्ट की तरफ देखते हैं तो आपको सुन्नी और शिया वर्ल्ड नजर आता है। और अगर आप ईस्ट में देखते हैं तो आपको साउथ एशियन कंट्रीज नजर आते हैं, चाइना नजर आता है, जापान नजर आता है, और इंडो पैसिफिक रीजन, ये हमने इसके ऊपर काफी सारी बातें करी हैं, ये सब नजर आते हैं। तो इंडिया एक तरीके से गेम नहीं खेल सकता, और इंडिया किसी भी हालत में रशिया को नाराज भी नहीं कर सकता। अगर आज की तारीख में अमेरिका हमारी जरूरत है तो रशिया भी हमारी जरूरत है। और इसको अगर दूसरी तरीके से बात करूं मैं, तो अगर अमेरिका हिंदुस्तान की मजबूरी है तो रशिया भी हिंदुस्तान की मजबूरी है। रशिया हमको चाइना फैक्टर को सेंट्रल एशिया में और आपके वेस्ट एशिया में बैलेंसिंग के लिए चाहिए। रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, तो ये जो सारी चीजें हैं, और एक सुन्नी वर्ल्ड है, सुन्नी वर्ल्ड के साथ में इजराइल और अमेरिका अलाइंड है, तो एक अलग फैक्टर है। और नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो वो तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर तो बहुत बार डिस्कशन हुआ है कि वो भी एक चाइना को अमेरिकन की तरफ से बैलेंस करने की बातें हैं। फिर हमारे खुद के एलाइज हैं, जैसे वियतनाम एक हमारा एक बहुत ही मेजर एलाई है, और जापान एक हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है। तो इन सबको भी, इन सब के साथ भी मिलाकर एक वहां का एक अलग ग्रेट गेम जो है बनता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से, चीमा साहब, इज कि देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ व्यू। I will repeat again. One is towards the Southeast Asia, second is towards the West Asia, and the third one is towards the North and Northwest Asia, that is Central Asia and China. So these are the factors that force India to play that balancing game very carefully. And जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या रशियंस नाराज हैं, तो मेरे ख्याल से रशियंस जितनी उनकी काबिलियत है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस सब को मद्देनजर रखते हुए अभी तक फिलहाल रशियंस जो हैं वो लार्जली ऑब्लाइज्ड है, बट यस, अंदर से खुश नहीं है। बिल्कुल सही है। कल साहब, मैं आपको पता है हर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर 20-30 साल बाद, 40 साल बाद तब्दीलियां आती रहती हैं। जैसे कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो फ्रांसिस फुकुयामा एक बहुत बड़े प्रोफेसर, उन्होंने कहा दिस इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री। वो उन्होंने एक थीसिस आर्टिकल लिखा, एंड ऑफ द हिस्ट्री। उन्होंने कहा दिस इज एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये उनका थीसिस, और बहुत बड़ा एक्सेप्ट किया जाता है। वो बेसिकली जापानीज है, बट ही इज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो एंड पॉइंट उन्होंने कहा जी, डेमोक्रेसी इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। ठीक है जी, लेकिन हमें आज पता चला, मैं थोड़े दिन पहले फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं उस पर वीडियो भी बनाना चाहता हूं और मैं आपसे वो शेयर भी करूंगा। उस आर्टिकल में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट किया है, जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं। मैं सवाल इस तरह शेप करना चाह रहा हूं। उसमें वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो, वो प्रोफेसर साहिबान, एक CFR काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट रहे हैं, एक और प्रोफेसर साहब रहे हैं, वो कहते हैं कि जो आइंदा का मुस्तकबिल होगा उसमें डेमोक्रेट्स एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ये मिलके ग्लोबल सिस्टम को शेप करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस जो है इट विल नॉट बी रेलिवेंट। तो वो कहते हैं, उन्होंने जो फ्रेमवर्क साहब दिया, उन्होंने फ्रेमवर्क दिया कंसर्ट ऑफ पावर्स का फ्रेमवर्क। जैसे एक कंसर्ट ऑफ यूरोप का फ्रेमवर्क था ना 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में चला, यार उस वक्त समझ नहीं आ रही, जंगें बहुत हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसमें टॉप ऑफ द लाइन वो कहते हैं जी अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है जनाब। उसके बाद फिर वो इंडिया को लेते हैं, दैट
that is the point which strikes me as a Pakistani, that India is getting into that global club. साथ ही वो लेते हैं रशिया और चाइना को, वो कहते हैं कि ये 6-7 मुल्क बनेंगे जो एक कंसर्ट ऑफ पावर एस्टैब्लिश करें, और ये अपने एलची भेजें एक दूसरे की तरफ, ये यूनाइटेड नेशंस में अपने एलची भेजें, और जो दुनिया का मुस्तकबिल है वो और तरह से डिफाइन होगा। इस सवाल को जहन में रखते हुए और इंडिया की जो पोजीशंस हैं और इंडिया की कमजोरियों को और स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए एक सवाल मैं जो करना चाहता हूं वो ये है कि जो रिसेंटली इंडिया ने चाइना के साथ एक रिप्रोचमा किया है और पाकिस्तान के साथ भी एक सीज फायर पे एग्रीमेंट हुआ है, सो डू यू थिंक इंडिया अपने आप को कहीं इंगेज नहीं करना चाहता, जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहता है? सो उन्होंने इंडिया चाइना को भी जो है हैंड ऑफ फ्रेंडशिप किसी हद तक कर दिया, पाकिस्तान के साथ भी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। सो डू यू थिंक इंडिया will never engage in any confrontation, but India will always look for वो कनेक्टिविटी, ग्रोथ और इकोनॉमी पे फोकस करेगा जिस तरह चाइनीज करते रहे हैं, क्योंकि इंडिया को ग्लोबली एज ए जो है वो रीजनल पावर तो स्टैब्लिश कर लिया गया है, बट इंडिया कैन गेट इनटू अ ग्रेट पावर अगले 5, 10, 15 साल में, अगर दुनिया किसी तरह जो है वो तवक्कुआत नहीं। और सो डू यू थिंक कि इंडिया अपनी जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए सबके साथ नॉर्मल हो जाना चाहता है? देखिए, इसको मैं फ्रेम करूंगा। आपको क्या है, कुछ आवाज इको हो रही है चीमा साहब? नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आपकी इको हो रही। सॉरी। तो इसको मैं दूसरे तरीके से फ्रेम करूंगा। मैं इसको ये नहीं कहता कि इंडिया एक रिप्रोचमेंट की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान। टू अंडरस्टैंड इंडिया, आपको हिंदुस्तान की तारीख में जाना पड़ेगा, और तारीख में जाने के लिए आपको हिंदुस्तान का कल्चर समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की तारीख में 5000 साल की तारीख में जो मोहन जोदड़ो से शुरू होती है, सिंध से लेके और आज तक, ये पूरी तारीख आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की फितरत कभी भी किसी के साथ हमला करने की नहीं रही। पहली बार हिंदुस्तान ने अगर किसी मुल्क पर हमला किया था और कहीं पे ऑफेंसिव किया था, वो था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के हमले को छोड़कर आप कोई भी तारीख में आप एक मिसाल दे दें जिसमें हिंदुस्तान की फौजों ने जाके कहीं और बाहर जाके हमला किया। दे वर ऑलवेज डिफेंसिव। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ दिस इज द इंडियन कैरेक्टर, द हिंदुस्तानी कल्चर। अब बात आती है कि हिंदुस्तान एक इस तरीके की प्रोमिनेंस ग्लोबल स्टेज पर आ रहा है, उसको लोग समझ रहे हैं। वो क्यों समझ रहे हैं? उसके 2 मेजर कारण हैं। एक तो है इंडिया की कैपेसिटी। कैपेसिटी बनती है इंडिया के लैंड मास से, कैपेसिटी बनती है उसके ह्यूमन रिसोर्स से, कैपेसिटी बनती है उसकी डाइवर्सिटी से और उसके कल्चर से। ये सारी चीजें मिलाकर एक कैपेसिटी बनती है जिसके फॉल आउट होते हैं साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक मुल्क की कैपेसिटी है, मुल्क की कैपेबिलिटी भी है। अब मुल्क की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अंदर मिसमैच है। मुल्क की कैपेबिलिटी कम है, कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि अगेन इंडियन जो कल्चर है वो इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशलिज्म बाय नेचर। एंड हमने ये देखा है पिछले 100 साल के अंदर कि सोशलिज्म जो है वो नेचुरल जस्टिस नहीं है। जहां जहां भी सोशलिज्म लाने की कोशिश करी इन द करेक्ट सेंस, वहां पर वो फेल हुआ और मुल्क जो है तबाही की तरफ बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशलिज्म 100% खराब है, लेकिन उसको अगर अच्छी तरीके से मैनेज ना किया जाए तो उसके नतायज जो है वो बहुत खराब होते हैं। तो ये एक मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया हिंदुस्तान को समझने के लिहाज से। अब क्या है कि इंडिया की जो ये कैपेसिटी है और जो ये कहानी है, ये लोगों को समझ में आ रही है और लोगों को उसकी ट्रेजेक्टरी समझ में आ रही है।
1947 से लेके आज तक ट्रेजेक्ट्री अपवर्डली मोबाइल है, उसमें ड्रॉप नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो है डेमोक्रेसी का है। चीमा साहब, अभी जहां से मैं अभी आपसे मुखातिब हूं, यहाँ पर गांव के लेवल पर विलेज पंचायत के इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ दिनों में, which means that democracy is there right at the village level। और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि शायद नरेंद्र मोदी और नेशनल इलेक्शंस में इतनी शिद्दत नहीं होती जितनी ये विलेज के इलेक्शन के अंदर होती है। और विलेज के इलेक्शन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है आवाम का, वो तकरीबन 95-95% होता है। सो दैट इज द ब्यूटी। सो डेमोक्रेसी इज वेरी डीप रूटेड और ये लोगों को नजर आ रहा है। और जब से ये विलेजेस के अंदर डेमोक्रेसी पहुंची है पिछले 20 साल के अंदर, तब से जो प्रोग्रेस है वो एक डिफरेंट लेवल पर आगे बढ़ रही है। सो दिस इज एडिंग टू द कैपेसिटी विच पीपल आर सीइंग। मेरा कहने का मतलब अंडरलाइन में ये कर रहा हूं कि हम लोगों में चाहे जितने भी इख्तलाफात हो जाए, जितने भी तू मैं हो जाए पॉलिटिकल, वेंडेटा कभी नहीं देखने को मिलेगा। मैं, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी है तो मैं आपको आप ही के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं कि कोई भी इलेक्शन हारने के बाद में इंग्लैंड और अमेरिका या इटली नहीं जाके बसता, वो यहीं रहते हैं और तनकीद पूरी होती है और क्रिटिसिज्म पूरा होता है, पूरी तू मैं चलती है, लेकिन रहते सब यहीं है। तो ये एक डिफरेंस है जो लोग देखते हैं। दिस इज द पॉलिटिक्स साइड। और इसी के अंदर डेमोक्रेटिक, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी कोई भी सरकार आ जाए, अब मोदी साहब के बाद में दूसरी कोई सरकार आ जाए, वो मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं करेंगी, बुनियादी पॉलिसीज। और मोदी साहब ने भी मनमोहन सिंह साहब की जो पॉलिसीज थी वो चेंज नहीं करी। मनमोहन सिंह से पहले वाजपेयी साहब ने जो पॉलिसीज लेके आए वो भी चेंज। सो देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूटी। तो ऊपरी सतह पे जब लगता है कि और बड़ी तू मैं हो रही है और उसने ये कह दिया और उसने वो कह दिया और ये हो गया वो हो गया, बट अंडर द ऑन द सरफेस इट इज वेरी वेरी स्टेबल एंड फर्म। दिस इज द ब्यूटी। तो ये लोगों को एक चीज नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ इंडिया हैज बीन सीन। एंड इंडिया जो है वो अपने आप को पिछले 20-25 साल से अपनी मिलिट्री को रिकैलिब्रेट कर रहा है। 2001 में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि इंडियाज नंबर 1 एनिमी इज चाइना एंड नॉट पाकिस्तान। This was way back in 2001. So that is the thought process behind complete military thinking. और मेरे ख्याल से 2000 और उससे भी पहले से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं कि हमारा जो फोकस है वो कहीं और है, क्योंकि हम एशियन एज के अंदर हमने अपनी जगह वापस करनी है, वापस अपनी एशियन एज के अंदर जगह बनानी है। जब इस मुल्क के ऊपर ब्रितानियों ने कब्जा किया था तो हिंदुस्तान का जो ट्रेड था वो दुनिया के अंदर, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, पर बहुत बड़े लेवल पर दुनिया की जो जीडीपी थी वो हिंदुस्तान कंट्रोल करता था। एंड इट इज प्रिडिक्टेड बाय द थिंकर्स दैट नेक्स्ट एज इज द एशियन एज व्हिच विल बी रूल्ड बाय द चाइनीज एंड द इंडियंस। और इससे वेस्ट घबराया हुआ है। तो वेस्ट नहीं चाहता कि चाइनीज और इंडियंस ग्लोब को डोमिनेट करें। उनकी रोजी रोटी, दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई लोग जो है हिंदुस्तान को झप्पी पाने के लिए और उससे दोस्ती करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी बस आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल करूंगा कर्नल साहब। पहला एक और सवाल है, अभी रिसेंटली जो अमेरिकन 7th फ्लीट है उन्होंने आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी वॉयलेशन की और इंडिया ने इस पर प्रोटेस्ट किया। अच्छा, ये क्या बिहेवियर है? एक तरफ तो वो आपको कहते हैं जी इनको हम D10 में लेके आएंगे, D10 करेंगे, G7 को D10 करते हैं, हम एशियन नेटो की तरफ जाएंगे, हम इंडो पैसिफिक, हम क्वाड, पता नहीं मालाबार क्या क्या चल रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि अमेरिकन कोऑपरेशन एंड कोर्जन, ये जो
गो के एक नॉर्मली अगर आप इसे इग्नोर कर देते तो कर देते, लेकिन आपने या आपकी नेवी ने या आपकी सरकार ने इसको उठा के बेसिकली उनको अलर्ट किया है कि यू कांट डू इट एनी मोर। मतलब आप हमारे अगर एलाय हैं, दैट डजंट मीन कि आप हमारे ईईजी में एंटर हो जाएं। सो इंडिया ने कहा कि आपने लॉ ऑफ सी की वायलेशन की। डू यू थिंक कि ये जो अमेरिकन बिहेवियर है कि कोऑपरेशन एंड कोर्जन, ये आपके साथ भी चलेगा, या आप समझते हैं कि या आपको मैनेज करना पड़ेगा या आपको? देखिए, ये हमको ये अनक्लॉस जो है, जो ये जो ये यूनाइटेड नेशंस के लॉज ऑफ सीज हैं, इसको समझना होगा पहले। और इसकी तस्दीक बहुत सारे मुल्कों ने कर दी है, सिग्नेटरी हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। और आपको हैरानी होगी कि इसका सिग्नेटरी अमेरिका नहीं है। और इस जो नेविगेशन रिलेटेड और द लॉज ऑफ द सीज जो है यूनाइटेड नेशंस के, इसके अंदर दो मुल्क हैं जिन्होंने राइडर डाला है, एक है चाइना और एक है इंडिया। चाइना कहता है कि आपको चाइनीज इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में अगर दाखिल होना है तो आपको हमारी इजाजत लेनी होगी। वही तनाजा है साउथ चाइना सी का, कि हम आपसे इजाजत क्यों लें। आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपके टेरिटोरियल वाटर्स नहीं है। इंडिया ने भी एक राइडर लगाया हुआ है। इंडिया ने कहा हुआ है कि आप अगर हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से आप अगर निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, या आप उसके अंदर आ रहे हैं, तो आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा। और अमेरिका का ये स्टांस है कि ना हम ये इंडिया का ये बात मानेंगे और ना ये हम चाइना की बात मानेंगे। आज का नहीं है, ये पहले का है। बोला कि ये जो दोनों स्टांस हैं, चाइना का और इंडिया का, दे आर अगेंस्ट दी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो उसके तहत उन्होंने इंडिया का वायलेट करके और चाइनीज को मैसेज दिया है कि हमारा एलाई है सो कॉल्ड, लेकिन हम इसको भी नहीं बख्शेंगे व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की दिफा में जो अमेरिकी खड़े दिखते हैं, उन्होंने इसको साइन नहीं किया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और जब इन्होंने इसका वायलेशन किया तो अमेरिकन्स ने भी इसको डाउन प्ले किया है। और ये भी बात आई है कि ये एक एडमिरल की अपनी लेवल की ये कहानी थी। तो बहरहाल जो भी है, सो दिस इज द फैक्ट दैट चाइनीज डू नॉट एक्नॉलेज इंडियन राइडर ऑन दिस यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ द सीज। और ऑब्वियसली चाइना का तो बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं मानते हैं वो। सो दिस इज द बैकग्राउंड। बिल्कुल ठीक है। कल सब आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ जापान के बारे में। अभी रिसेंटली हाल ही में आपका जो है 2+2 डायलॉग शुरू हो रहा है, और उसके बाद जापानीज फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी कि इंडिया और जापान की क्या कोऑपरेशन है, क्या ताल्लुकात है, उनकी नेचर क्या है, और आप क्या समझते हैं कि जो जापानीज सेंसिटिविटीज हैं रिगार्डिंग चाइना, क्या अमेरिका की तरह आप भी जापान को कोई एश्योरेंसेस या कुछ जो है वो गारंटीज दे सकते हैं, या इस लेवल का ताल्लुक है? देखिए, बिल्कुल गारंटी दे सकते हैं। देखो, इसमें एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है, वो आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। जापानीज हैव गॉट डीप पॉकेट, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत डिटेल में और बहुत गहराई में कर सकते हैं। तो एक तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। और इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर ये भी है कि वो चाइनीज को इस गेम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स में डिफीट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन दोनों की आपस के अंदर काफी कंपटीशन है। दूसरी चीज है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। तो इंडिया जिस तरीके से सिक्योरिटी की गारंटी वियतनाम को देता है, और जिस तरीके का अश्योरेंस साउथ एशियन कंट्रीज को मिलता है और जापान जैसे मुल्क को मिलता है इंडिया के बनिस्बत, वो शायद और किसी मुल्क के साथ नहीं मिलता है। क्योंकि उसका कारण ये है कि इंडिया का बॉर्डर भी चाइना के साथ लगता है, और चाइना इन सबका कॉमन एनिमी है।
तो और इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफी सस्पिशियस रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक एक इंडिया की इनसिक्योरिटी है टुवर्ड्स चाइना, एक जापान की इनसिक्योरिटी है टुवर्ड्स चाइना, और ये दोनों मुल्कों की इनसिक्योरिटीज इनको एक साथ इकट्ठा लेके आती है। फिर इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, स्पेशली द नेवी, दैट इज वेरी रीअश्योरिंग टू द कंप्लीट साउथ एशियन रीजन इंक्लूडिंग जापान। सो वो भी एक फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से जो जो आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक रीच है इंडिया की, और जापान की जो जियो इकोनॉमिक रीच है इंडिया की तरफ, तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है इस नए पैराडाइम में, जो नया जो पैराडाइम बन के आ रहा है जापान को इंडिया की और इंडिया को जापान की। बिल्कुल ठीक है, सारी बात है। दोनों आप इंडियन ओशन शेयर करते हैं, वो तो पैसिफिक भी करते हैं, सो जारी बात है। और क्वाड की वजह से और अमेरिकन की वजह से एक नया पार्टनरशिप तो है ही है। कंसब, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आज का मकसद ये समझना था कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर्स के साथ किस तरह इंगेज करेगा, क्योंकि विद एवरी पासिंग डे जो चीजें हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और I hope whatever happens, that is good for the region and good for this post-pandemic world, hopefully. Thank you very much, Karan sir. Pleasure, sir.